फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। आज का टॉपिक है हीमोस्टैटिस और कोगुलेंट्स। तो हीमोस्टैटिस और कोगुलेंट्स समझने से पहले हम लोगों को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, और साथ ही साथ जो ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है ये पता होनी चाहिए। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इन 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 6 है, इसको अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो रिमेनिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो हैं, फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू फैक्टर, फोर्थ कैल्शियम फैक्टर, फिफ्थ है प्रोएस्लेरिन, सिक्स अब एग्जिस्ट नहीं करता है। जो हमारा सेवन्थ फैक्टर है वो प्रो कन्वर्टिन है। एट्थ फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नाइन्थ फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, और इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। टेंथ फैक्टर है स्टुअर्ट फैक्टर। 11th फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 11th फैक्टर है हमारा हेजिमन फैक्टर, 12th फैक्टर है हमारा हेजिमन फैक्टर, और 13 फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये हमारे 13 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में यूज़ किए जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो हम लोग ने जो 13 फैक्टर्स देखे उन्हीं के बेसिस पे ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। तो जब भी हमको कुछ भी कट या इंजरी होती है तो सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे स्किन पर कुछ भी इंजरी हुई तो स्किन का मतलब यानी कि बॉडी टिश्यूज़ क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी बॉडी टिश्यूज़। तो इसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सिस्टम। साथ ही साथ इंट्रिंसिक सिस्टम भी होगा। इंट्रिंसिक सिस्टम में क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होंगी, और जिनके डैमेज होने के कारण ब्लड फ्लो होने लगेगा या ब्लीडिंग होने लगेगी। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सिस्टम देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक सिस्टम का पाथवे क्या है, और उसके बाद हम एक्सट्रिंसिक सिस्टम देखेंगे। तो इंट्रिंसिक सिस्टम में क्या है कि जो हमारे जो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें चेंजमेंट होने लगता है। उन चेंजमेंट होने के कारण जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12 है, जिसे हम हेजिमन फैक्टर कहते हैं, वो 12A में कन्वर्ट हो जाएगा। 12A को हम एक्टिवेट प्लाज्मिन बोलते हैं। यहाँ पर जो आप 12A देख रहे हैं तो ए वर्ड जो है वो एक्टिवेशन के लिए डिनोट किया गया है, यानी कि जो हमारा 12 फैक्टर है जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट होने पर वो 12A में कन्वर्ट हो जाएगा। 12A में कन्वर्ट होने के बाद ये फैक्टर हमारे फर्दर आगे 11th फैक्टर, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करेगा, और इसको एक्टिवेट करके 11A में कन्वर्ट करेगा, जिसे एंटीसीडेंट सेरीन प्रोटीएज कहते हैं। ये फैक्टर फर्दर हमारे 9th फैक्टर, जिसको हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, इसको 9A में यानी कि सेरीन प्रोटीएज में कन्वर्ट करेगा। ये सेरीन प्रोटीएज फर्दर हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10, जिसे हम स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं, इस स्टुअर्ट फैक्टर को 10A में कन्वर्ट करेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8A और प्लेटलेट्स, इन दोनों की हेल्प से ही ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि कॉमन पाथवे, यानी कि ये एक क्या है, ये एक कॉमन पाथवे है। इस कॉमन पाथवे का मतलब ये है कि इस साइड से जो हमारे जो एक्सट्रिंसिक सिस्टम से जो बॉडी टिश्यू डैमेज हो रही थी वो पाथवे भी आगे आकर यहाँ पर मिल जाता है, इसीलिए कॉमन पाथवे है। ये पाथवे हमारा इंट्रिंसिक सिस्टम का है, और ये पाथवे हमारा एक्सट्रिंसिक सिस्टम का है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये कॉमन पाथवे तक ये क्या कर रहा है कि 10th फैक्टर हमारा 10A में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके आगे का कॉमन पाथवे के आगे का देखने से पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सिस्टम में जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ होंगी वो डैमेज होंगी। उनके डैमेज होने के कारण जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 3 है, जिसे हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं, उसके कारण क्लॉटिंग फैक्टर 7 कन्वर्ट होगा 7A में। 7A को हम सेरीन प्रोटीएज कहते हैं। ये 7A फर्दर कॉमन पाथवे पे आएगा, यानी कि ये क्या करेगा, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10, जिसको हम स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं, इसको ये कन्वर्ट करेगा 10
ए में। 10A में कन्वर्ट होने के बाद ये फर्दर आगे प्रोसीड होगा। इसमें 10A हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 को 2A में कन्वर्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 4 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 5। क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड ए एक्टिवेट फैक्टर, ये फर्दर जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं, ये थ्रोम्बिन फर्दर कन्वर्ट करेगा क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट को क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट ए में। क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट को हम फाइब्रिनोजन कहते हैं जो कि सॉल्युबल होता है। ये जब कन्वर्ट होता है फर्स्ट ए में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जिसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा। जो हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स देखे और साथ ही साथ जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म देखी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको समझना चाहिए क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद ही आप कोआगुलेशन को सही से समझ सकते हैं कि मेन कोआगुलेशन में होता क्या है, कैसे ब्लड क्लॉट करता है। तो आज का जो टॉपिक है हीमोस्टैटिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हीमोस्टैटिक एक क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। साथ ही साथ ये ब्लीडिंग हमारी जहाँ पर भी हमको इंजरी होती है उस जगह पर ही ये केवल ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। जो हमारी बॉडी में जो और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है उस ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित नहीं करता है। ब्लड लॉस इज स्टॉप्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ हीमोस्टैटिक प्लग। ये हीमोस्टैटिस क्या है, ये एक हीमोस्टैटिक प्लग का निर्माण करता है। इस हीमोस्टैटिक प्लग के थ्रू ही ब्लड फ्लो होना, ब्लड का ब्लीडिंग होना रुक जाता है। दिस इन्वॉल्व्स कोआगुलेशन मीन्स ब्लड चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल टू फॉर्म क्लॉट। इसमें क्या है, कोआगुलेशन में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड में होता है, वो तो आप लोग को पता ही होगा। वो लिक्विड फर्दर जेल के फॉर्म में चेंज होता है और जेल के फॉर्म में चेंज होने के बाद ये क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग ये फर्स्ट स्टेज है वुंड हीलिंग की। किसी भी घाव को भरने के लिए ये पहली स्टेज होती है कि ब्लड का क्लॉट हो, जिसके कारण जो सबसे पहला स्टेप है कि ब्लड का फ्लो, ब्लीडिंग होना, यानी कि ब्लड का बहना रुक जाए। हीमोस्टैटिक आर थ्रोम्बिन NF, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, ऑक्सीडाइज सेलुलोज। तो हीमोस्टैटिक्स कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बिन NF होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन और ऑक्सीडाइज सेलुलोज होता है। कोआगुलेंट्स, कोआगुलेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं कि जो कि ब्लड को क्लॉट कर दे, यानी कि खून का थक्का जमा दे, उन्हें हम कोआगुलेंट्स कहते हैं। These are agents which promote coagulation। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि कोआगुलेशन करते हैं। They are used in the hemorrhagic states। ये क्या करते हैं, जब भी कुछ भी ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें क्या करते हैं, ये उस हेमरेजिक स्टेटस में ये कोआगुलेंट्स इस्तेमाल होते हैं। फ्रेश होल ब्लड और प्लाज्मा प्रोवाइड ऑल द फैक्टर्स नीडेड फॉर कोआगुलेशन। जो हमारा फ्रेश होल ब्लड है, साथ ही साथ जो प्लाज्मा है, तो ब्लड और प्लाज्मा इन दोनों में ही हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनके कारण ये कोआगुलेशन का प्रोसेस हो पाता है। क्लासिफिकेशन में इसको मेनली 2 टाइप की ड्रग्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा विटामिन के है। विटामिन के कोआगुलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। विटामिन के मेनली 3 पार्ट हैं, विटामिन 3 टाइप्स हैं, विटामिन K1, विटामिन K2 और विटामिन K3। विटामिन K1 में फाइटोनाडायोन और फाइलोक्विनोन हम लोग यूज़ करते हैं। विटामिन K2 में मेनाक्विनोन यूज़ होता है। विटामिन K में मेनाडायोन, एस्टामिनोप्थोन, मेनाडायोन सोडियम बाइसल्फेट और मेनाडायोन सोडियम डाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है। मिसलेनियस ड्रग्स जो कि हमारे कोआगुलेशन को करती हैं, कोआगुलेंट्स होती हैं, वो हैं फाइब्रिनोजन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, डेस्मोप्रेसिन, एडिनोक्रोम, मोनोसेमी कार्बाजोन, एथमसाइलेट और र्यूटिन। ये ड्रग्स हम ये ड्रग्स हम लोग एज अ कोआगुलेंट्स या यूज़ करते हैं।
अब हम लोग विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोगुलेंट है। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये फैट में सॉल्युबल हो जाती है विटामिन। विटामिन के इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के जो हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विटामिन के जो कंपाउंड्स हैं तो वो देख लेते हैं कि विटामिन के कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है। तो विटामिन के1 है। विटामिन के1 हमको फूड और प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। विटामिन के2 हमको हमारे गट में प्रेजेंट बैक्टीरिया के कारण हमको ऑब्टेन होता है। विटामिन के3 एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है। एक्शंस कौन कौन से हैं विटामिन के? विटामिन के एक्ट एज कोफैक्टर। विटामिन के का काम क्या है? वो एज अ कोफैक्टर यूज होता है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 बाय द लीवर। विटामिन के हमारे प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इनकी सिंथेसिस जो लीवर में होती है उस सिंथेसिस को विटामिन के इनिशिएट करता है और उस सिंथेसिस में हेल्प करता है। यूजेस, विटामिन के का दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन के की डिफिशियंसी में, यानी कि अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो गई हो, कमी हो गई हो, तो उसमें हम विटामिन के यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी हो गई हो तो उस केस में भी हम विटामिन के का यूज़ करेंगे। और ये एज अ एंटी कोगुलेंट टॉक्सिसिटी में भी यूज़ करता है, यानी कि जब हम एंटी कोगुलेंट्स एजेंट्स की जब डोज ज़्यादा हो जाती है या उसके कारण कोई भी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस केसेस में हम इस कोगुलेंट्स विटामिन के का यूज़ करते हैं। थैंक यू।